951 कहीं जलन तो कहीं मोहब्बत का इजहार। कमरे में घना अंधेरा था, बस खिड़की से छनकर आती चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन इस सन्नाटे के बीच आस्था के अंदर एक तूफान मचल रहा था। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक और हल्की सांसों की आवाज गूंज रही थी। आस्था बिस्तर पर अपनी बेटी आयु के बगल में लेटी उसके सर पर हल्की हल्की थपकियां दे रही थी, लेकिन उसका दिमाग बिखरा हुआ था। आंखें गंभीर सोच में खोई हुई थी। उसे आसपास की कोई सुधि नहीं थी। रह रहकर युवान के शब्द कानों में गूंज रहे थे। वह किसी और से मोहब्बत करता था। युवान ने खुद बताया था कि वह आशी से प्यार करता था। और अब, जब वह उसके साथ है, तो क्यों ये जलन उसे अंदर तक जला रही थी? ये ख्याल उसके सीने में नश्तर की तरह चुभ रहा था। उसके दिल में भले ही युवान के लिए कुछ नाराजगी थी, लेकिन अब ये जानकर कि युवान के दिल में किसी और के लिए मोहब्बत थी, उसका दिल जलन की आग में जल रहा था। पिछले कुछ दिनों युवान जिस तरह उसकी माफी के लिए उसके आगे पीछे घूमा करता था, हर पल उसे स्पेशल फील करवाने की कोशिश करता था। कहीं ना कहीं आस्था के दिल में ये चल रहा था कि युवान को उससे मोहब्बत है, या फिर वह उसके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन अब लग रहा था जैसे कुछ भी उसका अपना नहीं है। उसका पति, उसकी खुशियां, उसका हक, सब कुछ किसी और का बचा खुचा हिस्सा था, जिसे शायद किसी के ठुकरा जाने के बाद वह किसी अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल की गई हो। आस्था को मालूम ही नहीं हुआ और कब उसकी सूखी हुई आंखों में एक बार फिर नमी से भर गई थी। वह जानती थी कि जलन उसे खा रही थी, लेकिन वह इसे रोक नहीं पा रही थी। अपने ख्यालों में ही वह चुपचाप अपनी जगह से उठ बालकनी की तरफ कदम बढ़ा देती है। कैलिफोर्निया का ठंडा मौसम और बदन पर पतली नाइटी, चारों तरफ गिरी हुई भयंकर बर्फ, बावजूद इसके उसे तो मानो कोई एहसास ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। युवान के शब्द अब भी उसकी नसों में गूंज रहे थे। आशी से मैंने प्यार किया, लेकिन वह कभी मेरी नहीं थी। बावजूद इसके वह मेरे लिए जो है वह कोई नहीं हो सकता। हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता है। मैं उसके पीछे दीवाना था। सोचते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में एक जलन थी, जो उसकी आत्मा तक को जला रही थी। क्या वह सिर्फ युवान की जिद थी, या फिर सिर्फ एक जरूरत, या फिर उसका गिल्ट? क्या अब तक वह अपने पापों को धोने के लिए मजबूरी में उसके करीब था? आखिर कौन हूं मैं उनकी? उसने खुद से यह सवाल किया, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। आस्था ने खुद को सहज करने की कोशिश की और हल्के से अपनी बाहें खुद में लपेट ली। रात की स्याही उसके चारों ओर घिर आई थी, और दिल कश्मकश में उलझा था जब अचानक ही दरवाजा धीरे से खुला और एक काली परछाई अंदर आई। उसकी आंखों ने तो आस्था का पीछा कब ही कर लिया था और अब कदम भी उसके पीछे ही चल पड़े थे। होठों पर हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान सजाया। उसने एक झटके में आस्था को पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और एकदम करीब आया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें आस्था की त्वचा से टकराने लगी। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि आस्था को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। वह तुरंत हड़बड़ाई, आयुष कौन? लेकिन अगले ही पल उस छुबन को महसूस कर गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, आप यहाँ? और यह क्या बदतमीजी है? छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। आपके यहाँ आने की इजाजत किसने दी? कहते हुए वह युवान की बाहों में मचलते खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नाकाम रही। कि तभी युवान हल्के से हंसा और उसे यूं ही पीछे से अपनी बाहों में भरे कानों में हल्की सरगोशी लेकिन दमदार आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट, आई ओन दिस डैम हाउस, हनी, सो आई डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन टू कम हियर। उसकी सांसें गर्म और कब्जा जमाने वाली थीं, जिससे आस्था की सांसें गहरी और बेतरतीब हो गईं। लेकिन युवान का ओवर कॉन्फिडेंस उसे चुभा। उसने झटके से युवान की बाहों से आजाद होते हुए कहा, आपका घर तो ठीक है, आप रहिए यहाँ, मैं जा रही हूँ। कहकर वह गुस्से से वहां से जाने लगी। जब युवान ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ वापस अपने करीब खींचा, आस्था खुद को संभाल नहीं पाए और युवान के सीने से जा टकराए। आउश! तो युवान ने होठों पर शरारती मुस्कान लिए, उसकी मुलायम कमर पर अपनी मजबूत उंगलियों का कब्जा जमाते हुए कहा, झटके से अपने और करीब लाकर चेहरे की बिल्कुल करीब आंखों में झांकते हुए कहा, बीवी भी तो मेरी है। युवान के इस तरह करीब आते ही आस्था की धड़कनें तेज हो गई। आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें युवान के चेहरे पर टिकी थी, लेकिन उसमें गुस्सा और शिकायत थी। युवान ने एक नजर उसे देखा और फिर होठों के करीब जाते हुए गहरी, धड़कनें रोक देने वाली आवाज में बोला, सोई नहीं अब तक? यहाँ बालकनी में क्या कर रही हो? तबीयत खराब हो सकती है ना हनी? युवान के शब्द थे और आस्था अपने होश में आई। उसने एक बार फिर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, आपसे मतलब?
मैं ठीक रहूं या बीमार क्या फर्क पड़ता है। आप जाए ना अपनी आशी के पास, मेरे पास क्या कर रहे हैं। आस्था के शब्दों में जलन महसूस कर युवान के होठों पर एक बार फिर हल्के से मुस्कान आई। वह हंसा और आस्था के गाल को हल्के से होठों से चूमते हुए बोला, सचमुच चला जाऊं। युवान के शब्द सुनते ही आस्था ने झटके से एक बार फिर गुस्से में उसे घुरा, लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें झुका ली। वह युवान को दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे गुस्सा आ रहा है या जलन हो रही है, लेकिन उसका चेहरा और हरकतें युवान कैसे ना समझता। उसने धीरे से आस्था के चिन के नीचे हाथ लगाकर अपनी तरफ देखने को मजबूर किया और उसकी आंखों में आर पार झांकते हुए बोला, नहीं जाऊंगा, और क्यों जाऊं जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। हनी डोंट बी फील जेलस बेबी। मैंने तुम्हें बताया था ना, शी इज ओनली जस्ट माई पास्ट एंड यू आर माई प्रेजेंट, माई फ्यूचर, माई लाइफ। क्या जलन। आस्था एकदम से युवान की तरफ घूरती है और अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोली, मुझे क्यों होगी जलन। आप किसी के साथ रहे या प्यार करें, मेरी बला से मुझे फर्क नहीं पड़ता। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। उसने एक बार फिर युवान की बाहों में मचलना शुरू किया था, लेकिन युवान ने उसकी ठुड्डी को रफ ग्रिप में पकड़ लिया। उसकी पकड़ में कुछ ऐसा था जिससे आस्था की सांसें उलझ गईं। क्या सच में फर्क नहीं पड़ता? तो तुम्हारी यह नजरें झुकी हुई क्यों है? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यह इस बात का सबूत है हनी कि तुम्हें फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। और सच कहूं तो आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगा तुम्हारी आंखों में मेरे लिए यह एहसास देखकर। बट माई स्वीट लिटिल टैंगी हनी, मेरे दिल में क्या चल रहा है वह तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? या फिर कुछ ऐसा है कि तुम्हें नजर आता है पर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? देखो मेरी तरफ। आस्था, जिसकी नजरें झुकी हुई थी, दिल में बेइंतहा हलचल लेकिन गुस्सा और जलन। कुछ नहीं देखना मुझे, छोड़िए मुझे। आस्था ने नजरें फेर ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। लेकिन युवान की पकड़ और कस गई। नॉट सो इजी हनी, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, डोंट इग्नोर मी। उसकी आवाज सख्त हो गई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे इग्नोर करे, खास तौर से तुम। मुझसे आंखें मत चुराओ, देखो मेरी तरफ। युवान की उंगलियां उसकी त्वचा पर कब्जा जमाती हुई सरकने लगी। उसकी आवाज में आदेश था, अधिकार था, और एक पजेसिव लव जिसे महसूस करते ही आस्था ने झटके से उसकी तरफ देखा, तो एक पल के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ी। युवान की आवाज सख्त और ठंडी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी लपट थी, जैसे उसे सब्र नहीं था। लेकिन आस्था भी आज कहाँ कम थी। उसने तुरंत युवान के सीने पर हाथ रख खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए दांत पीस कर कहा, क्या दिखाना चाहते हैं अपनी आंखों में? यही कि आपके दिल में कोई और है, और मैं सिर्फ आपकी। आस्था ने अपने शब्दों को रोका और गुस्से का घूंट पीते हुए दोबारा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसकी बातें पूरी होने से पहले ही युवान ने कहा, और तुम मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन, शायद मेरा गिल्ट यही ना। युवान ने झटके से अपनी आंखें बंद की और एक लंबा सांस भरा, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक झटके में आस्था को बालकनी की रेलिंग से लगाया तो आस्था पूरी तरह हड़बड़ा गई, लेकिन इससे पहले वह कुछ समझती, युवान दोनों तरफ हाथ रख उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक चॉइस हो? उसकी आवाज अब खतरनाक रूप से धीमी थी और आंखों में एक काली लपट कौंधी। लेकिन आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। युवान रुका और डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, से इट। युवान की उंगलियां आस्था की कमर पर गई और पकड़ टाइट हुई। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? उसने दूसरे हाथ से एक बार फिर आस्था की ठुड्डी उठाए और उसकी आंखों में झांका। आधी अधूरी बात पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होती है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरी पूरी बात खत्म होने से पहले ही तुमने अपने दिमाग में कई सारे ख्याल बनाए और वहां से चली। मैंने कहा था आशी, मेरा प्यार है एक अनजाना अनकहा एहसास, एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं उससे इश्क करता हूँ। प्यार और इश्क में फर्क होता है हनी। प्यार वह जो माँ बाप से होता है, भाई बहन से होता है, दोस्तों से होता है, पेट से होता है, नेचर से होता है, और कभी कभी ऐसे लोगों से जिन्हें हम जानते तक नहीं। लेकिन इश्क वह सिर्फ एक बार होता है, जो मुझे तुमसे है। युवान के ये शब्द थे। यह एक अजब सी आंधी। आस्था का दिल धड़क उठा था और उसने झटके से युवान की तरफ देखा, जिसमें उसे अपने लिए कुछ अजीब सी मोहब्बत, चाहत और एहसास नजर आए, जो शायद अब तक वह इग्नोर कर रही थी। और तभी युवान ने एक बार फिर कहा, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें किसी और से कंपेयर कर सकता हूँ?
तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया अभी कैसे? युवान ने उसकी ठुड्डी कसकर पकड़ ली और उसके होठों पर सरगोशी करते हुए कहा, बीवी हो तुम मेरी, मेरे बच्चे की माँ, मेरी जिंदगी का पहला नहीं लेकिन आखिरी एहसास, पहला प्यार नहीं लेकिन अंजाम इश्क, मेरी राह नहीं लेकिन मेरी मंजिल हो, जो चाहा वह चाहत नहीं, पर रूह ए हासिल हो, सांसों में शामिल हो, नसीब ए कामिल हो, जिंदगी हो मेरी, इश्क हो मेरा, जिसके बाद ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा, वो आखिरी एहसास हो तुम मेरी हो, आस्था और ये तुम्हें भूलने की इजाजत नहीं है। उसने आस्था को दीवार से पिन कर दिया। आस्था के दिल की धड़कन बेकाबू थी। युवान झुका और उसकी गर्म सांसें आस्था की गर्दन पर फिसलने लगी। सुन रही हो तुम? अगर नहीं तो दोबारा सुनो और अपने दिमाग में गांठ बांध लो। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें ये भूलने नहीं दूंगा। युवान की सांसें तेज हो गई थीं। वह धीरे धीरे आस्था के गले पर झुकने लगा था, जिसे महसूस करते ही आस्था जिसका शर्म से चेहरा लाल होने लगा था, एक बार फिर युवान की बाहों में मचलने लगी। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवान ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पीन कर रखा था। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, हनी, क्योंकि मैं तुम्हें भागने ही नहीं दूंगा। आज तुम्हें सुनना पड़ेगा, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो आज तक मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा था। ये सोचकर कि कहीं अगर तुमने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा। तुम्हारी नफरत बर्दाश्त कर सकता था, गुस्सा बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इग्नोरेंस और मुझसे दूर हो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे दिल में वही जज्बात देखे, वही गुस्सा, वही जलन देखा जो कभी मुझे अमन के नाम से होता था, तुम किसी और की हो जाओगी, यह एहसास मेरे दिल को जलाता था। आज वही मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। और सच कहूं तो मैं इसे और एंजॉय करना चाहता था। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि तुम्हें मेरा किसी और के हो जाने के एहसास से ही तकलीफ होती है। सच ये फीलिंग मुझे मेरे दिल में गुदगुदी कर रही है। चाहता तो इसे और एंजॉय करता, पर तुम्हारी आंखों में यह आंसू मुझे तड़पा रहे हैं। युवान का लव कन्फेशन अब आस्था के दिल में उथल पुथल में जा रहा था, जो वह युवान को दिखाना नहीं चाहती थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवान ने उसकी दोनों कलाई पकड़ ली। छोड़िए मुझे, नॉट हैपनिंग। युवान की पकड़ और मजबूत हो गई और मुस्कुराकर फुसफुसाया, बस मैं ही कहता जा रहा हूँ, तुम भी तो कहो ना। क्या? आस्था ने शर्मा का नजर झुकाकर, उसकी आंखों में अशांत समुंदर था। यही कि तुम मेरी हो और मुझे मोहब्बत करती हो, मुझे माफ कर दिया। से इट ना। युवान की आवाज एकदम डिमांडिंग थी। आस्था ने सिर घुमा लिया। बिल्कुल नहीं, आउश, झूठ, उद्धरण चिन्ह डॉट 952 अब बचकर कहाँ जाओगी। युवान का लव कन्फेशन अब आस्था के दिल में उथल पुथल में जा रहा था, जो वह युवान को दिखाना नहीं चाहती थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवान ने उसकी दोनों कलाई पकड़ ली। छोड़िए मुझे, नॉट हैपनिंग। युवान की पकड़ और मजबूत हो गई और मुस्कुराकर फुसफुसाया, बस मैं ही कहता जा रहा हूँ, तुम भी तो कहो ना। क्या? आस्था ने शर्मा का नजर झुकाकर, उसकी आंखों में अशांत समुंदर था। यही कि तुम मेरी हो और मुझे मोहब्बत करती हो, मुझे माफ कर दिया। से इट ना। युवान की आवाज एकदम डिमांडिंग थी। आस्था ने सिर घुमा लिया। बिल्कुल नहीं, आउश, झूठ, उद्धरण चिन्ह डॉट अगर ऐसा है तो तुम्हें जलन क्यों हो रही थी। युवान झुका, उसके कान के पास फुसफुसाया और हल्के से उसके लो को होठों में भर लिया। आउश, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। आउश। आस्था की सांसें अनियमित हो गईं। युवान का डोमिनेशन, उसका पजेसिवनेस, उसकी हुकूमत, सब उसे अपनी गिरफ्त में ले रहे थे। उसके होंठ कांपे। झूठ, फिर से झूठ। युवान की नीली गहरी आंखों में एक सफेद सेटिस्फैक्शन चमक आई थी और होठों की वह कातिल मुस्कान गहरी हुई थी। आवाज सख्त और सेंसुअल। उसका एक हाथ जो अब तक आस्था की कमर पर था, फिसलते हुए धीरे धीरे ऊपर क्लीवेज की तरफ जा रहा था। उसकी आवाज सख्त और सेंसुअस थी। आस्था का गला सूख गया। तुम्हारी जलन बेकार नहीं जाएगी, जान। मैं इसे सच बना दूंगा। मैं तुम्हें एहसास दिला दूंगा कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरे जहन में नहीं आ सकता। उसकी आंखें डार्क और इंटेंस हो गई थीं। आस्था की पूरी दुनिया जैसे घूम गई। जब युवा ने एकदम से उसके सॉफ्ट ब्लॉसम पर अपनी पकड़ मजबूत की और हल्के से प्रेस करते हुए गर्दन के पास आया और धीरे से उसकी स्किन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, लेकिन उससे पहले बस एक बार तुम्हारे होठों से सुनना चाहता हूँ, जो तुम्हारी आंखों कह रही है, दैट यू ऑल्सो लव मी। प्लीज हनी, कह दो ना, कब तक तड़पाओगी। आस्था का पूरा शरीर सिहर उठा। युवा ने उसे टाइट होल्ड किया और एक डोमिनेंट टोन में बोला, से इट प्लीज।
आस्था ने उसकी आंखों में देखा। वहां पजेसिवनेस थी, मालिकाना हक था, और उससे भी ज्यादा एक गहरी आग थी। तो आस्था ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। युवान ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराईं। ये स्पर्श नर्म नहीं था, बल्कि पूरी तरह से डोमिनेटिंग था। वह आस्था के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन आस्था की जुबान से तो शर्म के मारे कुछ निकल ही नहीं पाया। युवान ने शायद का आखिरी कोशिश की और कहा, जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बस इजाजत चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू बिलोंग टू मी। आस्था की सांसें गहरी और बेतरतीब हो गईं। से दैट यू आर माइन, आस्था। प्लीज अब मत तड़पाओ, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज इनकार कर दोगी तो शायद दोबारा ये हिम्मत कर भी ना पाऊं। प्लीज कुछ तो कहो। आस्था ने अब भी खामोशी इख्तियार कर रखी थी, और फाइनली जब युवान को उसका जवाब नहीं मिला, वह दुखी, शर्मिंदगी और तड़प भरे एक्सप्रेशन के साथ एकदम से उससे अलग हुआ और बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करते हुए बोला, अच्छा, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान किया। मुझे चलना चाहिए, अंदर जाकर आराम करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। कहकर वह तेजी से वहां से जाने लगा। तो वही आस्था जो अब तक उसके एहसास में खोई हुई थी, एकदम से अपने होश में आई और युवान को जाता हुआ देख तड़प कर उसका हाथ पकड़ती है। प्लीज रुक जाए, मुझे छोड़कर मत जाए, आप यही सुनना चाहते हैं ना? तो ठीक है, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। दैट आई एम योर्स, दैट आई एम योर्स। आई लव यू, आई लव यू, एंड आई कांट शेयर यू विद एनीवन। हाँ मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव यू सो मच। और खबरदार, जो अब मुझे किसी छोड़कर किसी और के बारे में सोचा तो। आस्था ने रोते हुए कहा था, और उसकी बात सुनकर युवान को पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने झटके से आस्था की तरफ पलटकर हैरानी से देखा, तो आस्था रोते हुए तुरंत उसके सीने से लिपट गई और तड़प कर बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे कितना रुलाया आपने। हमेशा ऐसे ही करते हैं। आई हेट यू, आई हेट। इससे पहले वह आगे कुछ कहती, युवान ने एकदम से उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की और होठों को बिल्कुल करीब लाकर डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, यू कांट हेट मी हनी। और अगर कोशिश की तो मैं दोबारा मजबूर कर दूंगा तुम्हें खुद से मोहब्बत करने के लिए। कहकर युवान ने एकदम से उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था। तो आस्था उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई थी। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, युवान ने एकदम से उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर कमरे में कदम बढ़ा दिए थे। अब उसने तिरछी नजर से बेड पर सो रही अपनी छोटी सी बेटी को देखा, तो हल्के से आस्था के होठों को छोड़ते हुए बोला, यहाँ या किसी और कमरे में? युवान के सवाल को सुन आस्था को सेकंड के लिए कंफ्यूज हुई, लेकिन अगले ही पल शर्मा कर उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली, शट अप, मुझे कुछ नहीं करना। आस्था में इतना कहा ही था, तो युवान बिना कुछ बोले उसे चुपचाप बिस्तर पर लेटा देता है और खामोशी से आयु की दूसरी तरफ जाकर लेटते हुए प्यार से बोला, अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, आराम करो, वैसे भी तुमने मुझे माफ कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो जाओ, गुड नाइट। कहकर वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उसकी बात और हरकत देखकर तो आस्था की आंखें ही फेल गई थी। उसे लगा नहीं था युवान उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा, बल्कि वह तो चाहती थी कि युवान आज उसके साथ एक बार फिर डोमिनेटिंग हो, जैसे थोड़ी देर पहले हो रहा था। लेकिन यहाँ तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए थे, और यह बात आस्था का खून खाल चुकी थी। वह एकदम से अपनी जगह से उठ दांत पीसते हुए बोली, क्या कहा गुड नाइट? वह तुरंत युवान के साइड जाकर एकदम से उसके छाती पर बैठ गई। युवान एकदम से हड़बड़ा आया, लेकिन इससे पहले कुछ समझता आस्था ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा, दोबारा कहिए। सो जाऊं क्यों, अब प्यार खत्म हो गया है क्या? अभी तो कंट्रोल नहीं हो रहा था, अभी तो भर भर कर प्यार आ रहा था मुझ पर, अब क्या हुआ? ठंडा पड़ गए या अपनी आशी की याद आ गई? हाँ हाँ आएगी, क्यों नहीं, आस्था है ही कौन आपकी। झूठ, सब झूठ बोला आपने कि मुझसे प्यार। कहकर उसका गला भरने लगा था। वह रोने ही वाली थी जब युवा ने एकदम से उसके होठों पर उंगली रखी और जल्दी से आयु की तरफ इशारा करते हुए हल्के से बोला, उश, अब क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि। इससे पहले युवान अपनी बात पूरी करता आस्था ने धीमी आवाज में लेकिन रोते हुए कहा, हाँ तो मैं कह दिया और आप मान गए। पहले तो नहीं मानते थे, जबरदस्ती करीब आते थे, शरारतें करते थे, और अब यू नो वॉट, आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। छोड़ो, मुझे नहीं रहना आपके साथ। कहकर वह गुस्से से युवान के सीने पर दो पंच मारकर नाराज होकर जाने लगी। जब युवान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई, तो तुम चाहती हो कि मैं पहले की तरह डोमिनेटिंग बनूं? ऐसा क्या? चलो आओ, मैं प्यार करता हूँ। कहकर युवान ने उसकी कमर पकड़ी थी और अपने करीब किया ही था।
जब आस्था ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मुंह बनाकर कहा, जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाकर आयु को उठा दूंगी। आस्था बच्चों की तरह जिद कर रही थी, लेकिन युवान पर अब इसका असर कहाँ ही होने वाला था। वह एकदम से अपनी जगह से खड़ा होकर आस्था को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, ठीक है तो उठा दो, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम, जरा आज वह भी तो देखे कि उसके डैडी मम्मा को कितना प्यार करते हैं। अच्छा चैलेंज कर रहे हैं मुझे तो ठीक है, आयु बेबी। अगले ही पल आस्था की आवाज उसके मुंह में ही रह गई थी, क्योंकि युवान ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया था और तेजी से कमरे से बाहर निकला। कुछ ही देर में वह आस्था को अपने साथ बगल वाले कमरे में लाया और लात मारकर जरा सा बंद किया। अब उसने आस्था को बेड पर फेंका। आयुष की आवाज से आस्था बेड पर उछल गई थी। वह हैरानी से युवान को देख रही थी, जो तेजी से अपने शर्ट के बटन को बिना खोले ही फाड़कर साइड में फेंकते हुए बोला, अब बचकर कहाँ जाओगी। वह अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए एक घटना बेड पर मोड़ आस्था की करीब झुकने लगा, तो आस्था शर्मा कर बेड पर पीछे की तरफ सरकते हुए बोली, द देखिए द दूर रहिए मुझसे, मैं आयुष। युवान ने एकदम से उसका पैर पकड़ अपने नीचे किया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मौका दिया था माय लव, लेकिन तुमने ही सोए हुए शेर को जगाया है। अब इससे पहले कि वह तुम्हारा शिकार कर तुम्हें कच्चा चबा जाए, जल्दी जल्दी उसे शांत करो, उसकी भूख मिटाओ। कहकर उसने एकदम से आस्था के नाइट ड्रेस को पकड़ झटके से फाड़ फ्लोर पर फेंक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आस्था खुद को संभाल नहीं पाए और अगले ही पल युवान उसके खूबसूरत ब्लॉसम को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। आयुष युवराज प्लीज। मेरा मतलब, नो तुम मुझे युवराज ही कहोगी मेरी जान, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे होठों से मुझे एक किंग की फीलिंग देती है, which is gives me peace। और अब कुछ मत कहो। युवान ने एकदम से उसके सीने को अपने होठों में भरा था और उसे अपने नीचे किया ही था जब आस्था हड़बड़ा कर कहा, युवराज मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल मैं प्रेग्नेंट हो और पिछले 2 महीने से मेरे बच्चे को, मेरे अंश को अपने अंदर कैरी कर रही हो, यही ना। युवान के शब्द थे जिन्हें सुनते ही आस्था हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आपको, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं बताओगी तो पता नहीं चलेगा। हनी 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 तुम्हारी सांसों को भी पहचानता हूँ मैं। खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल डैडी को बेबी की मम्मा से बहुत प्यार करना है। एंड डोंट वरी आई विल बी जेंटल। तो क्या अब इजाजत है। युवान ने आस्था की आंखों में देखा और आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी, जिसे देख आस्था ने शर्मा कर अपनी नजर नीचे कर ली और हल्के से हाँ में सर हिलाकर उसे इजाजत दी, जो देखते ही युवान की होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब उसने बिना वार्निंग दिए एकदम से आस्था के होठों को अपने होठों में भर लिया, जहां कुछ ही देर में उनके कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे और पूरे कमरे में उनकी मनमोहन मदहोश सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कृष ने आशी को अपनी मोहब्बत में कुछ इस हद तक परेशान किया था कि दोपहर के 12 बजे बज चुके थे, लेकिन आशी की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। तो वही कृष भी अपनी नींद पूरी कर न जाने कब से अपनी बाहों में सोई हुई अपनी उस मासूम मोहब्बत को निहार रहा था। फाइनली काफी लंबे वक्त बाद आज वह इतनी प्यारी नींद सोया था, आंखों में सुकून और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। वह आशी के चेहरे पर बिखरे बालों की लटों से खेल रहा था, जब अचानक ही उसकी नजर आशी के गुलाबी होठों पर गई और उन्हें देख वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से अपने होठों पर जीभ घुमाई और ब्लैंकेट के अंदर उसके खुले ब्लॉसम को अपनी मुट्ठी में थामते हुए बुदबुदाया, Why you are too adorable my love, कैसे रोको मैं खुद को, एक बार तो चूम ही सकता हूँ। कहकर उसने हल्के से अपने होंठ आशी के होठों पर रखे और उसे बहुत ही लाइट तरीके से चूमने लगा। इसका एक हाथ आशी के सीने पर तो दूसरा उसके गालों पर था। साथ ही उसने इस बात का ख्याल रखा था कि उसका भार आशी के पेट पर न पड़े। उसने सोचा था कि वह आशी के होठों को बस हल्के से चूम कर छोड़ देगा, लेकिन शायद यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। आशी का एहसास उसे पागल कर चुका था और कुछ सेकंड की किस का ख्याल कब मिनट में बदल गया था उसे पता ही नहीं चला। तो वही आशी, जो कि गहरी नींद में थी, अचानक अपनी सांसों पर किसी का कब्जा पाकर पहले तो बिस्तर पर मचलते अपना चेहरा इधर उधर करते खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अपने होठों से खाने की कोशिश कर रहा है, झटके से अपनी आंखें खोल चुकी थी कृष, जो कि उसकी सांसों को बेदर्दी ढंग से पीटा जा रहा था। साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों की पकड़ बनाते हुए उसे महसूस कर रहा था। आशी की सांस गहरी होने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अब उसने खुद को कृष से दूर करने की जगह उसके बालों में हाथ चलाते हुए किस करने में उसका साथ देना शुरू कर दिया, जो महसूस होते ही कृष और भी ज्यादा पैसिनेट हो गया।
देखते ही देखते वह दोनों एक दूसरे की बाहों में पिघल रहे थे, दोनों की सांस एक दूसरे में घुल रही थी और मोहब्बत धड़कन बनकर सीने में धड़क रही थी। जहां एक तरफ आशी खुद को क्रिश की बाहों में पूरी तरह सौंप चुकी थी, तो वही क्रिश भी अपनी फायरफ्लाई की चाहत में खुद को भूल चुका था। वह आशी को पूरे बदन पर टच करता, कभी इधर उधर शरारत करता, तो कभी उसके होठों को अपने होठों में भर तेजी से स्मूचकर अजीब अजीब आवाजों के साथ छोड़ता, तो कभी उसकी धड़कन को अपने होठों में भरकर तेजी से खींचने लगता। आयुष साइको, आयुष प्लीज आराम से। ये शब्द आशी के होठों से बार बार निकल रहे थे। उसकी पकड़ क्रिश के बालों पर कस गई थी और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। आशी कभी उसकी शरारतों से परेशान होकर उसे डांट रही थी, तो कभी आंखें दिखा रही थी, लेकिन फ्रेश तो दीवानगी में हर चीज एंजॉय कर रहा था। अभी मुश्किल से 15 मिनट ही गुजरे थे जब आशी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, क्योंकि क्रिश ने उसके होठों को अपने होठों में भर रखा था और दीवानों की तरह चूम रहा था। हालांकि उसने ये बर्दाश्त करने की कोशिश की थी, क्योंकि क्रिश तेजी से उसके होठों को स्मूच कर रहा था, लेकिन तभी आशी ने महसूस किया कि क्रिश की पकड़ उस पर मजबूत हो रही है। वह शायद धीरे धीरे उस पर बैंड हो रहा है। अपने बच्चों का ख्याल आते हैं आशी ने तुरंत उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, तो वही क्रिश आशी की इस हरकत पर झटके से ब्लैंकेट पकड़ फ्लो पर फेंका और कुछ सेकंड के लिए होंठ छोड़ पूरे बदन को ऊपर से नीचे तक अपनी नीली आंखों से स्कैन किया, तो वही आशी खुद को और क्रिश को बिना एक भी कपड़े के देख शर्मा चुकी थी। उसने तुरंत शर्मा कर खुद को अपनी ही बाहों में समेट लिया, लेकिन अगले ही पल क्रिश के चेहरे पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आने लगे थे। उसका पूरा बदन रेड रैशेस से भर रहा था और चेहरे पर रेड ब्लड विंस नजर आ रही थी, जिन्हें महसूस करते ही क्रिश को अचानक अपने अंदर तकलीफ होने लगी। वह एकदम से आशी से दूर हुआ और झटके से ब्लैंकेट उठाकर उसके ऊपर फेंकता है। आशी अचानक अपने ऊपर कपड़ा महसूस कर हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले वह कुछ समझती क्रिश तेजी से बाथरूम में दौड़ चुका था और आशी की आंखें हैरानी से फैल। 953 क्रिश क्यों हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरी तरफ बाथरूम का माहौल जैसे पूरी तरह से बदल चुका था। जहां कमरे का माहौल तो पूरी तरह ठंडा था, लेकिन क्रिश के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी, जो बेचैनी का रूप ले चुकी थी। वह बेचैनी जो उसने काफी देर तक अपने अंदर दबाए रखा था, अब बाहर आकर उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। नीली आंखें जो कि बुरी तरह लाल हो चुकी, चेहरा तमतमा रहा था, बदन कांप रहा था, हाथ पैर थरथरा रहे थे, उनमें पसीना आ रहा था, माथे पर दर्द और परेशानी की सिलवातें पड़ी हुई थी और उसके मुंह से निकल रही दर्द भरी आहें इस बात को छाप जाहिर कर रही थी कि वह काफी तकलीफ में था। उसकी पूरी शख्सियत में एक ऐसा डर और घबराहट थी जो उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। वह अपनी नीली आंखों से हाथ में मौजूद डिब्बी को घूर रहा था। उसका दिल जानता था ये गलत है, लेकिन दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह एक माफिया था, द ड्रैगन किंग, लेकिन इस वक्त वह किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, जो खुद को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा था। बावजूद इसके उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मुझे ये करना होगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा। उसने एकदम से डिब्बी खोली और उसे अपने मुंह को लगाया, लेकिन इससे पहले वह दवाई यानी ड्रग्स उसके मुंह में जाती, अगले ही पल किसी के हाथ लगने से वह फ्लोर पर गिर बिखेर चुकी थी। साइको नहीं। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि क्रिश को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हुए थे जैसे शेर के मुंह से किसी ने निवाला छीन लिया हो, और वह अपनी फटी फटी आंखों से एक नजर जमीन पर पड़ी दवाई को देख गुस्से से झुंझुलाकर दहाड़कर सामने खड़ी आशी पर चिल्लाया, यह क्या किया तुमने? हाउ डेयर यू? क्रिश ने एकदम से बेख्याली में आशी का गला पकड़ लिया था। जब उसकी यह हरकत पर आशी एकदम से हैरान हुई, लेकिन शायद वह इस चीज के लिए तैयार थी। वह अपने गले को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि क्रिश की आंखों में देखते हुए मोहब्बत और विश्वास से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते साइको, होश में आओ, मोहब्बत हूं मैं तुम्हारी फायरफ्लाई हूं। आशी ने जैसे ही यह शब्द कहे, क्रिश एक झटके में होश में आया और तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए हड़बड़ा कर बोला, तुम ठीक हो? फायरफ्लाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बाहर जाओ। वह जल्दी से आशी का हाथ पकड़ बाथरूम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जब आशी ने भी ढीठता दिखाते हुए मजबूत आवाज में कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और क्यों जाऊं ताकि तुम मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दो और नशे में खो जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जाने वाली साइको, और तुम भी मेरे साथ बाहर चलोगे? चलो। आशी ने एक्ट्रेस का हाथ पकड़ा था, लेकिन क्रिश जो अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा था, क्योंकि ड्रग्स का नशा अब उसके दिमाग पर असर कर रहा था, जो उसे अपने कंट्रोल में ले रहा था। क्रिश ने बड़ी मुश्किल से आशी से अपना हाथ छुड़ाने हुए मजबूती से उसके शोल्डर को पकड़ दांत पीस कर कहा,
शट अप फायरफ्लाई, तुम समझ नहीं रही हो, मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा इससे पहले कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूं, चली जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? और तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर तो कभी नहीं। और रही बात मुझे नुकसान पहुंचाने की, तो उस ड्रग्स के नशे में इतनी ताकत नहीं जो मेरे साइको को मेरी मोहब्बत के नशे से बाहर ला सके। तुम पर नाश होगा लेकिन सिर्फ मेरा। आशी ने उसे एक गहरी नजर से देखा और हल्के से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर कृष के सीने पर अपना हाथ चलाते हुए बोली, मेरी तरफ देखो साइको। आशी के शब्दों को सुन कृष ने अपने बालों पर पकड़ कसी और झटके से उसका हाथ अपने सीने से झटक गहरी सांस लेते हुए उसे घूरते हुए कहा, तुम नहीं समझती फायरफ्लाई, जिद मत करो। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। वह उससे अपने कदम दूर लेते हुए बोला, तुम्हारे सामने इस वक्त जो इंसान खड़ा है वह तुम्हारा साइको नहीं है, वह एक माफिया है, एक शैतान है, और उससे भी ज्यादा एक ड्रग एडिक्ट है। तुम नहीं जानती ये दवा कितनी खतरनाक है। मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा सर फट रहा है, मुझे जल्द से जल्दी इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। कहते हुए कृष तुरंत फ्लो पर बैठा और जल्दी जल्दी दवाएं बटोरने लगा। तो आशी उसे हैरानी से देखने लगी, वह सोच भी नहीं सकती थी उसका साइको नशे के लिए इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। लेकिन आशी ने भी ठान लिया था वह अपने साइको को अपनी मोहब्बत से इस नशे से बाहर लेकर आएगी। उसने एकदम से बाथटब में भरा हुआ पानी बकेट से निकाल फ्लो पर फेंक देती है, जिससे वह ड्रग्स से तुरंत ही पानी के कांटेक्ट में आकर बर्बाद हो गया। और कृष मुंह फाड़े उस चीज को खत्म होते देख रहा था। वह अचानक ही गुस्से से दहाड़ उठा, यह क्या किया तुमने? उसने अचानक ही फ्लो पर रखा हुआ एक बड़ा सा फ्लावर वास उठाकर आशी को मारना चाहा, लेकिन आशी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान देख उसके हाथ हवा में ही रुक गए थे। उसे एहसास हुआ वह क्या करने जा रहा था। उसने धड़ाम से फ्लावर वास जमीन पर फेंका और घबरा कर कदम पीछे लेने लगा। अचानक फ्लो पर पड़ी किसी चीज से टकराकर वह धाम से जमीन पर गिरा और अब पीछे की तरफ सरकने लगा था। जब उसकी हरकत पर आशी को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन अपनी आंखों में भरोसा, मोहब्बत, जिद और डिटर्मिनेशन लिए वह अपनी कम अपने साइको की तरफ बढ़ा रही थी। वह जानती थी कि उसका पति एक क्रूर माफिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने साइको के जख्म का मलहम है। इस वक्त उसने अपने बदन पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था और अगले ही पल वह कृष के पास घुटनों के बल बैठी उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम अपनी तरफ करते हुए आवाज में दुनिया भर की मिठास और मोहब्बत के साथ बोली, साइको देखो मेरी तरफ। कृष ने अपनी मुट्ठी में बालों को पकड़े चेहरा दूसरी तरफ करते हुए मजबूती के साथ कहा, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। उसकी आंखों में उस ललक और तलब का मिलाजुला रूप था, लेकिन साथ ही एक खौफ भी था जो आशी के इर्द गिर्द उसे खुद को पूरी तरह से हारता हुआ महसूस करवा रहा था। जो चीज आशी भी अच्छे से महसूस कर सकती थी, अब उसकी आंखों में दुनिया भर की शक्ति भर उठी थी। हालांकि वह कृष के दर्द और तकलीफ को महसूस कर सकती थी, अब उसने कृष के चेहरे को हाथों में थाम जबरदस्ती अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या कहा? तुम नुकसान पहुंचा दोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं फायरफ्लाई हूँ, अपने साइको की फायरफ्लाई, और मेरा साइको मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखो मेरी तरफ, तुम मुझसे डर रहे हो क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें तुम्हारे काबू से बाहर ला सकती हूँ, क्योंकि एक मैं ही हूँ, इसके आगे तुम्हारा बस नहीं चलता। जानना चाहते हो कैसे? तो देखो। कहकर आशी ने एकदम से कृष के गले पर अपने होंठ रखे थे और उसे हल्के हल्के चूमने लगी थी। तो वही आशी की हरकत पर कृष, जो कि अपने अंदर भीतर चल रहे संघर्ष से लड़ रहा था, एकदम से उसे खुद से दूर करने में लग गया। यह क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। फायरफ्लाई, समझने की कोशिश करो तुम। उसके बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए थे क्योंकि यशी ने तुरंत उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था और हल्के हल्के चूमने लगी थी। कृष की आंखों में गहरी उत्तेजना और डर दोनों थे। उसकी इच्छाएं अब उस पर पूरी तरह हावी हो रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और हर एक पल में वह आशी की ओर खींचता जा रहा था। उसने एकदम से आशी के चेहरे को पकड़ अपने होठों से आजाद करते हुए कहा, रुक जाओ, तुम बर्बाद हो जाओगी। समझने की कोशिश करो, मैं सचमुच खुद को काबू नहीं कर पा रहा फायरफ्लाई, और तुम्हारी करीबी, यह मुझे जानवर बना देगी। अपने बारे में नहीं, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में ही। बर्बाद। अगर तुम उसे नशे के करीब गए तो मैं बर्बाद तो वैसे ही हो जाऊंगी साइको। तो अगर बर्बाद होना ही है तो चलो साथ में होते हैं। तुम मुझे बर्बाद करो और मैं तुम्हें। कहकर आशी ने एकदम से कृष को धक्का देकर फ्लो पर पटक दिया था, और इससे पहले वह कुछ समझता, वह बहुत ही मदहोश तरीके से उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी, साथ ही पूरी बॉडी पर किस करने लगी थी।
आशी की इस हरकत पर क्रिश बेकाबू होने लगा। फायरफ्लाई रुक जाओ, देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। इस कंडीशन में मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। तुम्हारी जान जा सकती है बेवकूफ लड़की। तुम नहीं जानती तुम की आग से खेल रही हो। आग से खेलने का शौक तो बचपन से है, और तुम्हारी मोहब्बत ने तो मुझे शोला बना दिया है साइको। बावजूद इसके अगर दिल में कोई शक है तो आज मैं इसे भी दूर कर दूंगी। तुम बस मेरी आंखों में देखो और इसे महसूस करो। आशी की आवाज में एक डोमिनेशन थी। वह एकदम से क्रिश के गले और सीने पर चुमते हुए उसके ऊपर हावी होने लगी थी और बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हूँ, इसीलिए इस कंडीशन में मेरे करीब आने से डर रहे हो। स्टूपिड साइको, मोहब्बत कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो साइको, और अब तुम मुझे खुद से जितना दूर करने की कोशिश करोगे उतना ही मैं तुम्हें अपने और अपने काबू में करूंगी। बिल्कुल ऐसे 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 कहते हुए आशी की मोहब्बत भरी आंखें क्रिश को अपने आगोश में जकड़ रही थी, जिनमें शरारत भी थी और नजाकत भी। अब वह क्रिश के बदन पर चूमते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आई, और अगले ही पल उसके हार्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब तुम्हारी ताकत मेरे इशारे पर है साइको। आशी ने उसकी गर्दन के पास अपनी उंगलियां फेरी, जैसे उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। क्रिश का शरीर एक झटका खा गया। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया, जैसे वह किसी जंगली बिल्ली के पंजों में झगड़ा गया चूहा हो और खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा हो। तुम पागल हो गई हो फायरफ्लाई। मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्रिश, जिसके लिए बर्दाश्त का अब एक एक पल मुश्किल हो रहा था, उसकी आवाज एक हारे हुए इंसान सी लग रही थी, जैसे वह किसी के काबू में हो। उद्धरण चिन्ह, इश्क का नाम ही पागलपन है साइको, और यह मैंने तुमसे ही सीखा है। और मैं तुम्हें इस दवाई से मरने की इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मेरी मोहब्बत में जीना है। आशी ने धीरे से उसकी नॉवल के पास अपने होंठ रखे और उसे चुमते हुए नीचे की तरफ आई। क्रिश के अंदर अब एक तूफान था। वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। शरीर, दिमाग और दिल में बेइंतहा जंग चल रही थी। जहां दिमाग का रहा था वह इस लड़की को नुकसान पहुंचाकर वह ड्रग्स किसी तरह अपने अंदर उतार ले, तो वही दिल उसे बार बार वार्निंग देते हुए रोक रहा था कि यह उसकी मोहब्बत है, कहीं वह इसे नुकसान न पहुंचा दे। आशी की मखमली आवाज, उसकी ठंडी मुस्कान, होठों की शरारत, बातों की मोहब्बत और उसकी आंखों में छिपी हुई ताकत उसे खींच रही थी। तुम मुझे सजा देने की कोशिश कर रही हो फायरफ्लाई, उसने जलते हुए स्वर में कहा। तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुमसे ज्यादा पागल हूँ। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। आई एम वार्निंग यू, अगर मैं कुछ देर और ऐसे रहा तो मैं तुम्हें खुद में समेट लूंगी, और तुम मेरी बाहों में बिखर जाओगे जैसे अभी बिखर रहे हो। क्रिश फ्लो पर लेटा हुआ था और आशी उसके ऊपर हावी उसे पर अपनी डोमिनेशन और मोहब्बत बरसा रही थी। तो फाइनली क्रिश, जो कि उसकी हरकतों से यह महसूस कर चुका था कि अगर उसने अब आशी को नहीं रोका तो शायद वह उसे नुकसान पहुंचा देगा। हालांकि वह चाहता तो इस हालत में खुद को कंट्रोल कर सकता था, वह बशर्ते उसे अपनी तकलीफ आशी के ऊपर उतारती पड़ती। फिजिकल रिलेशन और डोमिनेशन जो इस वक्त आशी पर इस्तेमाल कर रही है, वही 100 गुना ताकत के साथ क्रिश को आशी पर इस्तेमाल करनी पड़ती, लेकिन इस कंडीशन में जहां उसकी फायरफ्लाई एक हवा के झोंके से भी गिर जाती थी। उसके प्यार को कुछ मिनट बर्दाश्त करके ही उसकी सांस गली में अटक जाती थी। आज वह इस जंगली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बस फिर क्या, क्रिश ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत बटोर आशी को कंधे से पकड़ एक झटके में खुद से दूर किया, और तुरंत खड़ा होकर तेजी से बाहर की तरफ भागी। उसने तुरंत बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। साइको साइको साइको, दरवाजा खोलो। बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो, लेकिन मैं नहीं। अब पड़ी रहो अंदर ही। क्रिश आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बिना कपड़ों के ही कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा आशी ने दरवाजा लॉक कर रखा है। वह जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए दांत पीस कर बोला, ये लड़की, क्या करूं मैं इसका, मर जाएगी एक दिन मेरे हाथों। क्रिश जल्दी जल्दी कमरे की डुप्लीकेट चाबी ढूंढ रहा था, लेकिन वह तो उसे कहीं नजर ही नहीं आई। वह बालकनी के विंडो को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी नहीं खुला। बुलेट प्रूफ कांच होने के कारण उसकी ताकत भी उसे पर काम नहीं कर रही थी। अब वह बेचैनी में इधर उधर घूमने लगा, और अगले ही पल उसे कुछ याद आया। वह जल्दी से क्लोजेट में गया और उन्हें कुछ ढूंढने लगा। उसे अपनी मेडिसिन तो नहीं मिली, लेकिन हथकड़ी जरूर मिल गई थी। वह जल्दी से अपनी नजर इधर उधर घूमता है और अगले ही पल बेड पर लेटकर खुद को ही हथकड़ी मार लेता है। इसके बाद वह चाबी बड़ी मुश्किल से कुछ दूरी पर फेंकता है और खुद से बोला, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद को काबू करना होगा।
वह बेचैनी और तड़प में गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक ही बाथरूम का दरवाजा खुला। तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आशी अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए किसी नागिन की तरह बल खाती उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाती एक हाथ की उंगली में चाबी का छल्ला घुमाते हुए बोली, मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो साइको? बेकार है, सब बेकार है। तुम्हें मुझसे और मेरी मोहब्बत से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा ये बेकार ड्रग भी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कहकर आशी ने अपनी कमर में लिपटा हुआ टॉवल एकदम से छोड़ दिया, जो झटके से फ्लो पर गिरी। 954 क्या मोहब्बत का नशा भारी पड़ेगा ड्रग के नशे पर। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद को काबू करना, मुझे खुद को काबू करना होगा। वह बेचैनी और तड़प में गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक ही बाथरूम का दरवाजा खुला। तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आशी अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए किसी नागिन की तरह बल खाती उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाती एक हाथ की उंगली में चाबी का छल्ला घुमाते हुए बोली, मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो साइको? बेकार है, सब बेकार है। तुम्हें मुझसे और मेरी मोहब्बत से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा ये बेकार ड्रग भी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कहकर आशी ने अपनी कमर में लिपटा हुआ टॉवल एकदम से छोड़ दिया, जो झटके से फ्लो पर गिरी। तो कृष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कमरे के बाहर अंधेरा पसरा हुआ था और अंदर हल्की लाइटनिंग थी, जहां का एटमॉस्फेयर कृष की गर्म सांसों और आशी की अदा से और भी ज्यादा हॉट हो रहा था। हवा में सिर्फ कृष डेविडसन की भारी सांसों की गूंज थी। वह बिस्तर पर लेटा था, दोनों हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थी, चेहरा पसीने से भीगा था और आंखें ऐसे जल रही थी जैसे किसी वहशी दरिंदे को जंजीरों में बांध दिया गया हो। ड्रग्स की तलब उसके जिस्म में आग की तरह दौड़ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक थी वो लड़की जो उसके ठीक सामने खड़ी उसका इम्तिहान ले रही थी, आशी, जो इस वक्त शायद उसके दर्द की सबसे बड़ी दवा भी थी, और दिल का सबसे बड़ा जख्म भी, जिससे वो पागलों की तरह मोहब्बत करता था। कृष्ण ने जल्दी से अपना सर न हिलाते हुए कहा, फायरफ्लाई नो, तुम आज से खेल रही हो। शौक है इस ड्रैगन की मोहब्बत का, तो कैसे न खेलूं। आशी ने अपनी गहरी आंखों से कृष को देखा और अपने कदम चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा दिए। तो वही कृष यूं ही तड़पता पड़ा था, लेकिन उसकी तड़प सिर्फ ड्रग्स की वजह से नहीं थी। उसके जिस्म में इस वक्त दो आगे एक साथ जल रही थी, एक नशे की और दूसरी आशी की, जो बात ऐसी भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। अचानक कृष ने अपनी आंखें बंद कर बेचैन होते हुए कहा, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह, तुम्हें अच्छे से पता है साइको, तुम्हें उस नशे से दूर ले जाकर खुद में डुबाना चाहती हूँ। कहकर आशी उसके करीब आई और कैंडल करते हुए घुटनों और हाथों के सहारे हल्के हल्के बेड पर चढ़ने लगी। आशी की यह हरकत कृष की सांसों को भारी कर रही थी, क्योंकि उसकी आवाज में शहर लेकिन इस वक्त कृष के लिए एक तीखा जहर था। फायरफ्लाई, समझने की कोशिश करो तुम। इससे पहले वह कुछ कहता है, आशी धीरे से उसके होठों पर उंगली रख उसके सीने पर झुकते हुए बोली, उस सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे साइको। उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराई और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें ड्रग्स चाहिए या मैं? कृष की सांस रुक गई, उसकी उंगलियां हथकड़ी पर कस गईं। फायरफ्लाई, उसकी आवाज में चेतावनी थी। आशी ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे उसके होठों के अगेन जाते हुए बोली, मैं हैंडल कर लूंगी, बस मुझ पर यकीन रखो और सब कुछ भूल जाओ। अब तक मैं तुमसे दूर भागती थी साइको, लेकिन आज मैं ही तुम्हें कंट्रोल करूंगी। आशी की करीबियों से कृष की आंखें उस पर टिकी थीं। मतलब, वही जो तुम समझ रहे हो। ये दर्द मेरी वजह से है, तो सुकून भी मैं ही दूंगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सी आग तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक है, मेरी हॉटनेस या इस जहर की जलन। कहकर आशी कृष के होठों पर झुकने लगी तो कृष ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया, जैसे खुद पर काबू पाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन आशी इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं थी। उसने हल्के से उसके कॉलरबोन पर अपनी उंगलियां फिराईं। कृष का पूरा जिस्म झंझना गया। उसने तुरंत अपनी नीली नजरों से आशी की तरफ देखते हुए कहा, और बेचैनी तड़प के साथ लगभग चिल्ला कर बोला, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, समझ क्यों नहीं रही? कृष लगभग दहाड़ते हुए किसी पॉसेस इंसान की तरह बिस्तर से कुछ इंच ऊपर तक उठ गया था, मानो वह आशी को खा जाना चाहता हो। उसके अचानक इस एक्शन पर आशिक कुछ पल के लिए घबराई थी, लेकिन अगले ही पल कृष के बालों को अपनी एक मुट्ठी में पकड़ दांत पीसते हुए बोली, मैं भी। कहकर आशी ने कृष की आंखों में झांका और बिना वार्निंग दिए एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। उसकी इस हरकत पर कृष, जो कि अब तक हल्के हल्के होश में था,
लेकिन अब ये दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। एकदम से हैरान हो चुका था। कृष ने अपनी उंगलियों को और जोर से मुट्ठी में बंद कर लिया ताकि वह किसी भी तरह आशी को हार्म ना करे। तो वही आशी अपने एक हाथ से अपने साइको के बालों को पकड़े दूसरे हाथ को उसके सीने पर चलाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगी तो कृष की सांसें रुकने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी तरह खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक ही आशी के होठों को जोर से बाइट कर लिया। आ की आवाज से आंसू ने एकदम से उसके होठों को छोड़ा। क्योंकि उसके होठों से खून बहने लगा था, उसने गुस्से से कृष को घूरा। तो कृष, जो अब लगभग जानवर बन रहा था, तड़प भरी आवाज में गहरी सांस ली और बोला, मत करो। कृष की आंखों में रिक्वेस्ट थी, जिसे सुन आशीना सर हिलाकर एकदम से उसके ऊपर बैठ गई और कृष के बालों में यूं ही अपनी पकड़ करते हुए होठों के बिल्कुल करीब जाकर बोली, अगर ना मानूं तो उश तबाह हो जाओगी। कृष की आंखें अब उसे चेतावनी दे रही थी। तो कर दो। आशी हल्की हल्की उसके गालों पर किस करने लगी। तो कृष हथकड़ियां पर अपनी पकड़ मजबूत कर हल्के से ऊपर उठते हुए दांत पीस कर बोला, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। आशी हल्के से हंसी, मुझे तुमसे डर नहीं लगता साइको, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी हथकड़ियों पर रखा और फुसफुसाए, ये बेड़ियां तुम्हारी सजा नहीं है साइको, ये तुम्हारी आजादी हैं। देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में, और याद रखो तुम सिर्फ अपने फायरफ्लाई के हो और तुम्हें फायरफ्लाई के अलावा दुनिया में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अंडरस्टैंड? उद्धरण चिन्ह कहकर उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। कृष का जिस्म झटके से तन गया। उसकी सांस उखड़ गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर बड़ी मुश्किल से गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सिर्फ अपनी फायरफ्लाई का हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा फायरफ्लाई। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उश, तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की बारिश में भीगाऊंगी। जस्ट ट्रस्ट मी साइको। कहकर आशी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और कमरे में मौजूद रेफ्रिजरेटर, जो कि प्रेगनेंसी के कारण आधी रात को आशी के भूख को ध्यान में रखते हुए रखा गया था, से बहुत सा ठंडा पानी और बर्फ लेकर आई। कृष उसका इरादा समझ नहीं पाया। वह कंफ्यूजन से उसे देख रहा था जब आशी ने अचानक ही एक बर्फ का टुकड़ा अपने होठों में भर लिया और हल्के से कृष के पेट पर झुक उसके ऊपर बेंड होते हुए वह बर्फ उसके बदन पर रगड़ने लगी, जिससे कृष गहरी गहरी सांस लेने लगा। धीरे धीरे आशी की होंठ कृष के पूरे बदन पर फिसल रहे थे और गले के पास आए उसके हाथों में मौजूद बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी कृष के पूरे बदन का सफर कर रहे थे। कृष ने अपनी उंगलियां हथकड़ी में कस ली और आशी को वह करने दिया जो वह करना चाहती थी। हालांकि उसके लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वह भी ठान चुका था कि वह कमजोर नहीं पड़ेगा। वह अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांस लेते हुए बार बार खुद को याद दिला रहा था कि वह अपनी फायरफ्लाई से प्यार करता है। कृष ने एक आखिरी कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन वो हार गया। आशी, जो कि अब कृष के ऊपर बैठी हुई थी, धीरे धीरे कृष के पूरे बदन को चूमते हुए अचानक ही फ्रिज का ठंडा पानी अपने सर पर डाल लेती है, जिससे उसे बहुत बुरी तरह ठंड लगी। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि कृष के साथ साथ वह भी उसके दर्द को महसूस कर रही थी। आशी के नाजुक बदन से वह पानी फिसलते हुए कृष की बॉडी पर गिर चुका था। तो कृष ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखें अब भी लाल थी। यह क्या किया तुमने फायरफ्लाई? तुम्हारी तबीयत उश, जस्ट लेट मी डू इट एंड यू जस्ट फील मी साइको। आशी ने हल्के से उसके होठों पर उंगली रखी और मैग्नेटिक वॉइस में बोली। अब वह कृष के सीने पर अपने होंठ रख धीरे धीरे किस करते हुए नीचे की तरफ आई, तो कृष का बदन एक बार फिर कांपने लगा था। आशी ने जब उसकी बेचैनी देखी तो बिना हिचकिचाए उसके हाथ बॉडी पार्ट को अपने हाथों में भर लिया और हल्के हल्के उसे अपना एहसास कराने लगी। आयुष, कृष के मुंह से एक तड़ा भरी सिसकी निकली और सांसों की रफ्तार धड़कन की रफ्तार से तेज भागने लगी। तो वही आशी अपनी शर्मिंदगी छोड़ उसे अजीब सा सुकून देने लगी थी। देखते ही देखते लगभग आधे घंटे का वक्त गुजरा था। तो कृष का दिमाग धीरे धीरे ड्रग्स की चाहत से हटकर अपनी मोहब्बत की चाहत में बहकने लगा था। वह गहरी गहरी आवाज निकालते हुए आशी को ये हरकत जारी रखने को कहता है, क्योंकि अब शायद वह खुद को रोक भी नहीं सकता था। आशी ने उसके अंदर वह प्यास जगा दी थी कि अगर अब वह उसे नहीं मिली तो वह पागल हो जाता। कि तभी आशी धीरे से उसे अलग हुई और कृष को अपनी गहरी काली आंखों से देखने लगी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तो वही कृष उसे कोई हरकत ना करता हुआ देख एकदम से अपनी आंखें खोल गुर्रा कर बोला, तुम रुक क्यों गई? डू इट, गॉड डैम, जस्ट डू इट।
वह बेताब हो रहा था और खुद को हथकड़ियों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और तभी आशी ने मुस्कुरा कर कहा, नो, तुम्हें तो तुम्हारा नशा चाहिए था ना। आशी पास में रखी हुई एक डिब्बी उठाकर कृष के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए बोली, इसमें है, बोलो चाहिए। कृष की आंखें डिब्बी पर टिक गईं, और फिर आशी पर। उसके दिमाग में एक बार फिर केमिकल रिएक्शन होने लगे, और उसे एक बार फिर अपने ड्रग की चाहत जागी। वह डिब्बी की तरफ लपका ही था, जब आशी वह डिब्बी पर अपने सीने पर रखते हुए बोली, या फिर यह चाहिए। आशी के अचानक इस सवाल पर कृष उसे नासमझी में देखने लगा। वह अभी किसी खूंखार शेर की तरह गुर्रा रहा था। तो आशी ने एक बार फिर कहा, मैंने कुछ पूछा साइको, क्या चाहिए तुम्हें? यह नशा, ये फायरफ्लाई। आशी अपनी आवाज में दुनिया भर का सिडक्शन लिए कृष के होठों के बिल्कुल करीब अपने सॉफ्ट लेकिन फ्लिफी पीचेस को ले जाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ साइको, क्या चाहिए तुम्हें? ये या आयुष? उसके मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली जब कृष ने बिना वार्निंग दिए यूं ही हथकड़ी से बंधे हुए उसके सॉफ्ट स्पीच को अपने होठों में भर तेजी से शक करना शुरू कर दिया। आयुष साइको, आयुष, मुझे मालूम था तुम। आयुष प्लीज थोड़ा आराम से। इससे पहले वह आगे कुछ कहती कृष ने गुर्रा कर दांत पीसते हुए कहा, मना किया था, अब बर्दाश्त करो। आयुष, आई वॉन्ट टू ईट दिस सो बैडली। आयुष, टेक मी इनसाइड यू। कहकर कृष एक बार फिर उसके सॉफ्ट बदन पर टूट पड़ा था। तो वही आशी जिसके लिए यह बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली उसके होठों पर एक जीत मुझे मुस्कान आ गई थी। वह समझ चुकी थी उसने अपने साइको को काबू में कर लिया था, लेकिन शायद अभी भी कुछ बाकी था। उसने अपने हाथों को कृष के बालों में सहलाते हुए कहा, ओके, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट तुम दोबारा उस नशे, साइको। अचानक आशी के मुंह से घबराहट बड़ी चीख निकली और आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि कृष ने अपनी हथकड़ी तोड़ ली थी। उसके पूरे हाथ से बुरी तरह खून बह रहा था, क्योंकि उसकी स्किन छील चुकी थी और अब आशी की सांस गले में अटक चुकी थी। कृष के हाथों से बड़ा बेटा खून, और उसका वह खतरनाक चेहरा आशी की अब तक जोड़ी हुई हर हिम्मत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि वह जान गई थी कि वह अभी एक वहशी जानवर के सामने है। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, कृष ने अचानक ही उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की और लगभग दांत पीसते हुए बोला, समझाया था ना, चली जा, लेकिन नहीं मानी। अब अगर अपनी भलाई चाहती है तो जो शुरू किया है उसे खत्म कर। ये दर्द, मेरी जान। कहते हुए उसने अपने शब्द रोके। उसे एहसास हुआ आशी अभी कहाँ है और किस कंडीशन में है। हालांकि उसका दिमाग अभी उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन ये दिल, यहाँ तो सिर्फ इस लड़की की हुकूमत थी। वह जब भी पागल हुआ है सिर्फ इसके लिए हुआ है। आशी की तकलीफ का एहसास होते ही वह जल्दी से उसके बालों को छोड़ खुद को काबू करने के लिए पास में रखा शीशे का बना पानी का जग उठाकर अपने सर पर मारने ही वाला था, जब आशी ने एकदम से उसके सीने से लिप चिल्लाकर कहा, साइको नहीं। आशी के चिल्लाने पर कृष कुछ सेकंड के लिए रुका। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वह गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके चेहरे के रिएक्शन बता रहे थे वह खुद को काबू नहीं कर सकता। और अगले ही पल आशी ने बिना वार्निंग दिए उसे अपने अंदर इंटर किया। आशी की हरकत पर कृष की आंखें खुली। नो, उद्धरण चिन्ह। लेकिन इससे पहले वह कुछ का पाता आशी ने एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे हल्के हल्के किस करने लगी। आशी जो कि कृष के ऊपर थी, वह पूरा बेड बुरी तरह भीगा हुआ था। ठंड के इस मौसम में उन दोनों के लिए ही यह सिचुएशन काफी खतरनाक थी। लेकिन अफसोस, इस वक्त ना तो कृष खुद को काबू कर सकता था और न ही आशी उसे तड़पते हुए देख सकती थी। कृष ने जल्दी से बैठकर हेडरेस्ट को अपनी मजबूत मुट्ठियों में जकड़ा लिया, क्योंकि वह अपनी फायरफ्लाई कुछ होने का रिस्क नहीं ले सकता था। देखते ही देखते कुछ घंटे का वक्त गुजरा था। आशी जो कि थककर चूर हो चुकी थी, अपने साइको के दर्द के कम होने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त बेइंतहा आंसू और थकान थी। तो वही कृष की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी आंखों में भी इस वक्त बहुत तकलीफ और आंसू थे। अचानक उसने एकदम से आशी को कस के अपने सीने से लगा लिया और पूरे चेहरे पर किस करते हुए बोला, अब बस करो साइको की जान, मर जाओगी और मुझे भी मार दोगी।